जय हिंद दोस्तों। आईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आपकी सफलता मेरा प्रयास। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला सर्च इंजन कौन सा है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं: याहू, आर्ची, गूगल, नन। 3 सेकंड आपको मिलते हैं गैस करने के लिए। आप गैस कर लिए होंगे। आंसर है आपका बी, आर्ची। आर्ची ही वो पहला सर्च इंजन है। सर्च इंजन के माने होता है जब आप किसी भी साइट को खोलते हैं, जो सर्चिंग साइट है, तो उसमें आपको ऐसे बॉक्स मिलता है जिसमें आपको कोई चीज़ जो सर्च करना है आप लिखते हैं इसमें। मान लिया आपने इसमें लिख दिया MAN, इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और यहाँ बगल में आपको सर्च का ऑप्शन बना रहता है ऐसे सर्च करने के लिए। अब आप इस पर जब क्लिक करते हैं या आप इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो आपको सर्चिंग के विकल्प खुल जाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के पहला सर्च इंजन जो बनाया गया था कि लोगों को कुछ सर्च करना हो तो कैसे मिलेगा, तो आर्ची नाम है उसका, जो पहला सर्च इंजन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC चिप। IC के माने होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, I&C। ये IC का शॉर्टकट है और ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। विकास किसने किया था, मतलब साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। सी रमन, VS, रॉबर्ट नायक, JS किल्वी, आइंस्टाइन ने। आपको मालूम हो गया होगा, गेस कर लिए होंगे आप। आंसर बताया जा रहा है सी, JS किल्वी। JS किल्वी वो महान शख्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर के IC को बनाया था। और कंप्यूटर का जनरेशन जब आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आपको कंप्यूटर के जनरेशन बताए गए थे। फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, द्वितीय जनरेशन, तृतीय जनरेशन, चतुर्थ जनरेशन और पंचम जनरेशन। 5 जनरेशन होते हैं कंप्यूटर में। तो जो आपका थर्ड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन में IC का प्रयोग किया गया था। इसका कारण ये था कि साइज़ बहुत बड़े हो गए थे पहले के कंप्यूटर के, तो उसको छोटा करने के लिए कुछ करना था। तो JS किल्वी ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कंप्यूटर की साइज़ छोटी हो जाए। तो उन्होंने IC चिप का निर्माण किया, और जो बिजली की खपत ज़्यादा होती थी, इसीलिए आपके कंप्यूटर साइज पहले बड़े होते थे। उसके बाद जब बिजली की खपत कम कर दी गई IC चिप लगा करके, तो साइज़ आपके छोटे हो गए। तो थर्ड जनरेशन में चिप का निर्माण करके कंप्यूटर के साइज़ को छोटा कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये आपके IC हैं, आप देख सकते हैं ऐसे ही ICs होती हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ATM और क्रेडिट कार्ड में CVV, यानी कि CVV का मतलब होता है, आप ATM का पीछे देखते हैं तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, कितने डिजिट का होता है। बार बार गवर्नमेंट कहती है कि किसी को अपना OTP या CVV नंबर ना बताएं, तो वो जिस CVV की बात करती है गवर्नमेंट, वो CVV नंबर यही है, कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। आइए विकल्प देखते हैं इसका। 6 अंक का, 4 अंक का, 3 अंक का। आप लोग जानते होंगे ATM यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। आंसर इसका कुछ इस प्रकार है C, मतलब कि 3। कहां पर होता है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये होता है, गवर्नमेंट इसी नंबर की बात करती है कि आप किसी को भी अपने कार्ड का CVV नंबर ना बताएं। अगर CVV नंबर आप नहीं बताएंगे तो आपके ATM से पैसा नहीं निकल सकता है, आपके मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है किसी कार्ड नंबर को जानने के बाद भी। तो गवर्नमेंट इसीलिए बार बार आपको आगाह करती है। RBI की तरफ से भी तमाम गाइडलाइंस आई थी कि आप किसी के कार्ड में आप अपने को किसी कार्ड का नंबर ना बताएं, या आप CVV नंबर ना बताएं, या OTP ना बताएं। 3 चीज़ को मना किया जाता है, कार्ड नंबर, CVV और OTP। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CVV आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का पूरा नाम क्या होता है? MICR क्या होता है? MICR इसका फुल फॉर्म देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऊपर के दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन को मानते हैं, कुछ लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को मानते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो दोनों सही हैं, लेकिन नहीं मित्रों, दोनों सही नहीं है। आपका सही केवल ये है, पहला वाला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आंसर देखिए इसका A नंबर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो दोनों चीज़ें सही नहीं है, सही केवल एक है, लेकिन कुछ लोग इसको भी मान लेते हैं, इसलिए उनका नंबर कट जाता है। तो आपको लगाना है एग्जाम में इस पे टिक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, सॉरी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में करता क्या है, जो मैग्नेटिक इंक लिखा होता है, मैं आइए आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन होता क्या है, रीडर नहीं रिकॉग्निशन क्या होता है। ये है आपका जिस पे MICR आपका काम करता है। जब आप चेक बैंक में लेके जाते हैं तो आपके चेक पे ये आगे जो लिखा रहता है, ये आपका चेक नंबर है 6 डिजिट का, और आपका ये जो है MICR कोड होता है जो 9 डिजिट का होता है। आपका सवाल भी इस पे आ सकता है कि चेक में आपका जो चेक नंबर होता है कितने डिजिट का होता है, या MICR जो
अंक रीड करता है वो कितने अंक का होता है, तो वो 9 अंक का होता है। आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए MICR कोड 9 डिजिट का होता है। इस पर सवाल आ जाता है कभी कभी, मैंने देखा है एक आध एग्जाम्स में कि जिसमें MICR को पूछ लेता है कि कितने डिजिट का MICR होता है। जब इसको हम लगाते हैं इस मशीन में, इस मशीन को बोलते हैं MICR मशीन, तो हम चेक जब लगाते हैं तो चेक पढ़ने का काम इस मशीन का होता है और ये क्लियर करता है कि जो ये चीज़ लिखी गई है ये मैग्नेटिक इंक से लिखी गई है या नॉर्मल इंक से लिखी गई है। अगर नॉर्मल इंक से लिखी गई है तो ये चेक फॉल्स है, फेक है, हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये इंक आमतौर पे मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये इंक का प्रयोग केवल सरकार करती है, सरकार करती है, इसलिए इसमें मशीन में इंटर करके रखा गया है कि इस वाले इंक का वो आइडेंटिफाई करे कि ये मैग्नेटिक इंक है या नॉर्मल इंक है। अगर नॉर्मल इंक है तो चेक आपका फेक है, इसीलिए मशीन आपको रिजेक्ट कर देगा, आपका चेक फॉल्स चेक बता के हटा देगा। नेक्स्ट, किस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते थे? जाहिर सी बात है शुरू पीढ़ी के रहे होंगे। अब देखिए इसमें से विकल्प हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप गेस कर लिए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, लगभग माना जाए तो एक कमरे के बराबर होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, पूरा कमरा एक कंप्यूटर के सेटअप में भर जाता था। 10-10 फीट के कंप्यूटर होते थे। तो आप देखेंगे इसमें कि प्रथम पीढ़ी इसका आंसर है। तो जब भी बड़े आकार के कंप्यूटर की बात की जाएगी, सबसे बड़ा आकार किस कंप्यूटर का होता था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर का, तो आप लोग प्रथम पीढ़ी बताएंगे। प्रथम पीढ़ी में मैंने चर्चा भी किया था प्रीवियस वीडियो में कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था कंप्यूटर को चलाने के लिए। नेक्स्ट आपका ये देख रहे हैं आप, ये है आपका प्रथम पीढ़ी। देखिए पूरा कमरा पैक, पूरा कमरा भरा हुआ है, देखिए इतना बड़ा बड़ा। तो इस तरीके से काफ़ी बड़े साइज़ में होते थे। धीरे धीरे इनका समय घटता चला गया और चीज़ें चेंज होती चली गई। द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में बदलती चली गई, चतुर्थ पीढ़ी में, अभी तो रोबोट का ज़माना चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा कंप्यूटर है। अब विकल्प आपके कुछ इस प्रकार हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आप देख रहे हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम, 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, 4 कैटेगरी में बांटे जाते हैं ये। तो इसमें विकल्प आपका गेस हो गया होगा कौन सा है। इसमें विकल्प आपका बी है, माइक्रो कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर। माइक्रो माने छोटा होता भी है, लेकिन आप मैं थोड़ा समझा दूं, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग हम घरों में करते हैं, स्कूलों में करते हैं, कोचिंगों में करते हैं, या आप दुकानों पे प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर बड़ा होता था माइक्रो से, इससे ज़्यादा पावरफुल होता था मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग फैक्ट्री लेवल पे किया जाता था, प्लांट्स में, प्लांट्स मतलब फैक्ट्री लेवल पे प्रयोग किया जाता था। और सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर दुनिया का होता है, जो वैज्ञानिक कार्यों में प्रयोग होता है, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में प्रयोग होता है, मौसम विभाग में प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता था ये माइक्रो और मिनी इन दोनों से बड़ा होता था, ताकतवर होता था, और इसका प्रयोग उस जगह पे करते थे जहाँ पर बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके वहाँ से डेटा को हैंडल करना होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है हमारा माइक्रो मिनी से बड़ा होता है। तो अगर बात करेंगे आप सीक्वेंस की, तो माइक्रो सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम और उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। तो जब भी ऐसी बात की जाएगी कि सबसे तेज, सबसे पावरफुल कौन सा कंप्यूटर होता है, सुपर की बात करेंगे आप। आइए देखते हैं आगे अगला सवाल। ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, हाथ में लेके चलाने वाला पाम टैप, छोटे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं ये आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट सवाल, लैन का पूरा नाम क्या है? लैन बहुत इजी क्वेश्चन है। लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, गेस कर लिए होंगे, आंसर बता देता हूं मैं। लैन होता क्या है? लैन नेटवर्क स्टैब्लिश करने का एक तरीका है। जब हम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क करना, नेटवर्किंग करना। तो नेटवर्किंग मुख्य रूप से 3 विधा में होती है, 3 तरीके से होती है, लैन, मैन, वैन। तो लैन जो होता है वो एक छोटे एरिया के लिए होता है, एक बिल्डिंग के लिए होता है, या एक कैंपस के लिए होता है। मैन जो होता है पूरे पूरे एरिया में, जब आपको नेटवर्क बिछाना होता है पूरे पूरे सिटी के अंदर, तो आपको मैन का प्रयोग होता है, उसका नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जब आपका विश्व स्तर पे या बहुत बड़े स्तर पे काम करना होता है तो वहाँ पर हम वैन का प्रयोग करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है वैन। अब इसका आंसर गैस हो गया होगा, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होता है ए, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया यानी कि आपके लोकल एरिया में नेटवर्क बनाना हो, आपके बिल्डिंग में, आपके ऑफिस में, तो आपको लैन का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा सवाल भी आ सकता है कि एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में अगर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है तो कौन सा नेटवर्क काम करेगा, तब आप बताएंगे लैन, क्योंकि एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के लिए,
एक कैंपस के लिए आपका लैन होता है, एक सिटी के लिए मैन होता है, विश्व स्तर पे बड़े लेवल पे नेटवर्क जब फैलाना होता है जाल के रूप में तो आपका वैन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये लैन का थोड़ा सा देख लीजिए। ये लैन ऐसे जोड़ दिया था एक ऑफिस में करने के लिए, एक बिल्डिंग में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ोन पे क्या है? फ़ोन पे आप लोग जानते हैं, यूज़ भी करते होंगे। विकल्प देखते हैं। मैसेंजर है, मैसेंजर आप जानते हैं क्या है? मैसेंजर होता है मैसेज करने के लिए। सोशल साइट क्या होती है? लोगों से जुड़ने के लिए। ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे पेटीएम आपका है, फिर आपका भीम ऐप है, इस तरीके से जो भी है। या आप और भी साइट आप देखते हैं, वॉलेट होता है जिसमें आप, जैसे अमेज़न का वॉलेट है जिसमें आप पैसा डाल के आप आगे सामान खरीद फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे कि फ़ोन पे क्या है। फ़ोन पे हमारा विकल्प आपको दिया गया है, आंसर आप देख लीजिए। आंसर आपका है सी, ई वॉलेट। यानी फ़ोन पे भी एक प्रकार का बटुआ है। वॉलेट के माने होता है बटुआ, पर्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स है जिसमें आप पैसा रख सकते हैं, इसलिए आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। विकल्प इस प्रकार है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फाइल एंड वायर्ड फिडेलिटी। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आंसर आपका गेस हो गया होगा, ए है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट के बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं। मैं आउटपुट क्या होता है? जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट होता है, चाहे वो हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो। सॉफ्ट मतलब जो स्पीकर से निकलता है वो सॉफ्ट होता है, या जो स्क्रीन पे दिखता है वो सॉफ्ट होता है। हार्ड होता है जो हमारे हाथ में आ जाता है, उसको हार्ड बोलते हैं। प्लॉटर, मॉनिटर, लाइट पेन, प्रिंटर। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा है, तो प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। इससे हम बड़े बड़े बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मैप बनाते हैं। मॉनिटर, आपका जो स्क्रीन होता है वो मॉनिटर होता है, उस पर भी आपको रिजल्ट ही मिलता है। लाइट पेन मैं कुछ देर पहले बात कर चुका था अभी पिछले वीडियो में कि लाइट पेन क्या होता है। प्रिंटर भी आपका रिजल्ट ही देता है, तो इसलिए विकल्प आपको गेस हो गया होगा कौन सा इसमें सही है। सही है सी, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? स्क्रीन पर लिखने का काम आता है, जैसा आप देख रहे हैं ये। आप इसके माध्यम से स्क्रीन पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर आप कोई डाटा भेज रहे हैं, तो उसको इनपुट करना बोला जाएगा। तो लाइट पेन आउटपुट कैसे हो सकता है? इससे डाटा हम भेजने का काम करते हैं, इन करने का काम करते हैं, तो वो इनपुट होगा। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। डिवाइस माने होता है मशीन, यंत्र। तो ये जिस चीज़ से हम डाटा इन करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, और जिस चीज़ से डाटा हम आउट करते हैं वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है, कोई और भी विकल्प अगर एग्जाम में आता है तो आप देखिएगा कि इस मशीन से डाटा आउट होगा कि डाटा इन होगा। अगर डाटा आउट हो रहा है, बाहर कुछ मिल रहा है, दिख रहा है आपको, तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और नहीं दिख रहा है, केवल डाटा हम भेजने का काम करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरफॉक्स क्या है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। फायरफॉक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउज़र है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, सर्च इंजन है। तो चारों के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, पहले आंसर आप जान लीजिए। आपका टाइमिंग हो भी चुका है, 3 सेकंड में आप लोग सोच लेते हैं, काफ़ी ब्रिलियंट है। बी है वेब ब्राउज़र। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिस सॉफ्टवेयर पर, जिस प्लेटफॉर्म पर हम सारे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जैसे विंडोज़, आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है, या मोबाइल में आप चलाते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप मोबाइल में भी होता है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उसके ऐप चलेंगे ही नहीं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में होता है एंड्रॉयड। जब आप एप्पल का खरीदते हैं तो वहाँ पे iOS होता है, मैक सिस्टम होता है वहाँ पे। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जिसके माध्यम से हम चीज़ों को सर्च करते हैं नेट पर, जैसे गूगल क्रोम या गूगल सर्च। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसके माध्यम से चीज़ों को सर्च करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि आपका फेसबुक है। सर्च इंजन, जहाँ से आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे बिंग सर्च इंजन आपका है।
गूगल का सर्च इंजन है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी, वेब ब्राउज़र। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउज़र है। हम फायरफॉक्स के माध्यम से ओपन करके सर्च करते हैं कोई भी चीज़ कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। कंप्यूटर वर्गीकरण कौन सा नहीं है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर में से कौन सा नहीं है? मिनी, माइक्रो, मैक्स फ्रेम, मेन फ्रेम। तो इसमें से आपका माइक्रो मैंने भी बताया था कुछ देर पहले, मिनी भी बताया था, मेन फ्रेम भी बताया था और सुपर बताया था। तो इसमें ले दे के बच रहा है मैक्स फ्रेम। अब आंसर गेस कर लिए होंगे, आंसर इसका है सी, मैक्स फ्रेम। मैक्स फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं होता है जो मैक्स फ्रेम नाम से हो, तो इसलिए कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है इसमें से कौन सा नहीं है? मैक्स फ्रेम नहीं है। ये है, ये है, ये है। माइक्रो, मिनी, सुपर, मेन फ्रेम, ये चार होते हैं, मैक्स फ्रेम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? इसमें से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? विकल्प देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसमें से विकल्प मैं बताया था कुछ देर पहले, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो माइक्रो कंप्यूटर है छोटा, मिनी कंप्यूटर है उससे बड़ा, सुपर सबसे बड़ा सबसे तेज़। तो ये घरों में प्रयोग किया जाता था, ये कंप्यूटर में कंपनी में प्रयोग करते थे, और ये बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में प्रयोग होता था। तो पर्सनल का मतलब अपने काम के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होगा? तो जिसका हम घरों में, ऑफिस में प्रयोग करेंगे वही पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग होगा। तो हमारा जो विकल्प था इसमें आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसमें आंसर है ए, माइक्रो कंप्यूटर। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों घर में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर माने पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर, तो पीसी भी कहते हैं, पीसी को बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सवाल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत आसान है, आप लोग व्हाट्सएप चलाते भी हैं। 256, 255, 250, नो लिमिट। आंसर इसका होगा ए, 256। 256 सदस्यों को हम व्हाट्सएप के एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, एचटीटीपी में टीटी क्या है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, टेक्स्ट ट्रांसफर, टेस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, टेस्ट ट्रांसफर, नन। इन चारों में से कौन सा सही है? आप गेस कर लिए होंगे। पूरा नाम मैं बता देता हूँ, HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें आंसर कौन सा सही है। तो आपका विकल्प जो था गेस कर लिए होंगे, आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर आपका है टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है तो इसमें बीच का TT का मतलब हो गया टेक्स्ट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, IPv4 का पता कितने बिट का होता है? जब इंटरनेट पे कोई काम करते हैं तो कंप्यूटर के जो मेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी चीज़ भेजने का काम करते हैं कहीं पे भी इंटरनेट के माध्यम से, तो वो IPv4 और IPv6 में चलता है। तो IPv4 हम लोग आमतौर पे प्रयोग करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका नाम पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वर्जन VERSION वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का पता कितने बिट का होता है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 2 और 28 बिट। इसका आंसर गेस कर लिए होंगे, 32 बिट होता है। 32 बिट कैसे होता है? ये 8-8 का करके 4 सेगमेंट में बटा होता है। और जो IP की बात की जाती है, तो जब IP का सवाल कभी भी आपसे पूछेगा तो IP में एक सवाल आपका और भी पूछ सकता है कि IP के कितने क्लास हैं, इसके क्लास कितने हैं? तो इसके क्लास आपके 5 हैं, A, B, C, D और E। ये इसके 5 क्लास होते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, E क्लास। तो IP के बारे में सवाल ये भी पूछ लेता है कि IP के कितने क्लास हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, IP के क्लास आपके 5 होते हैं, A, B, C, D, E, IPv4 के। अब इसको हम देखते हैं कि 32 कैसे होता है। ये देखिए IPv4 एड्रेस, जब कंप्यूटर कोई चीज़ कहीं भेजता है तो वो 2 चीज़ों पे काम करता है, TCP और IP पे। TCP क्या करता है? TCP और IP ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के माने होता है ऐसा नियम कानून जिसके माध्यम से कोई काम किया जाए। तो TCP IP इंटरनेट का ऐसा नियम कानून है जिसके माध्यम से चीज़ें कहीं भेजी जाती हैं। तो TCP क्या करता है, जब हम कोई फाइल भेजते हैं और फाइल बड़ी होती है तो फाइल को पहले पैकेट के रूप में तोड़ने का काम TCP करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है इसका। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो
उसके फाइल को तोड़ने का, छोटे छोटे पैकेट में बांटने का काम, जिससे आसानी से जा सके। जब कोई बड़ी फाइल होती है, छोटा नहीं तोड़ेगा तो कैसे भेजेगा वो। तो टीसीपी का काम होता है पैकेट कराना छोटा छोटा, और आईपी का काम होता है एड्रेस डिसाइड करना कि किस एड्रेस पे जाने वाला है। तो आईपी V4 जो होता है, इसीलिए V4 बोला गया है। 1 2 3 4 चार तरीके से आपका ये होता है। किसी भी वेबसाइट का आईपी अलग होता है, कंप्यूटर का आईपी जब पता लग जाएगा तो सीधे एग्जैक्टली वहीं जाएगा। तो जब इसको हम बाइनरी में देखेंगे तो ये 8 डिजिट में आएगा, ये भी 8 में आएगा, ये भी 8 में होगा, ये भी 8 में होगा। सबको 8 8 में करके तो 8 8 16 8 24 8 32, इसीलिए इसको बोला गया है कि 32 बिट का होता है, यानी 4 बाइट्स का होता है। 4 बाइट्स के माने हो गया एक बाइट में 8 बिट होता है, 8 बिट होता है। तो 8 बिट के माने हो गया, ये आप देख रहे हैं 8 बिट लिखा हुआ है। तो एक बाइट में 8 बिट, तो 4 में जब 4 बाइट हो जाएगा तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बिट आ जाएगा, 32 बिट आ जाएगा। तो ये आपका आईपी का कॉन्सेप्ट हो गया कि आईपी हमारा जो होता है 32 बिट का होता है। और एक जो आपका 4 डिजिट, ये 4 लिखा हुआ ना, तो एक सेगमेंट जो होगा वो 8 बिट का होगा। 8 8 16 8 24 8 32। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सवाल आपको अच्छे लगे हों, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हमारी टीम का हौसला बढ़े और हम आपको आगे और अच्छे अच्छे प्रश्न दे पाएँ। धन्यवाद।